नमस्कार साथियों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम सेकंड ग्रेड एसएसटी के लिए अर्थशास्त्र से संबंधित पाठ्यक्रम पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पूर्व के 3 पार्ट में उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण पर चर्चा की, जिसमें हमने कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता के बारे में जाना। साथ ही हमने सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर विस्तार से चर्चा की, जिनसे जुड़े हुए प्रश्नों पर भी हमने चर्चा की थी। आज के इस पार्ट में हम उपयोगिता के दूसरे दृष्टिकोण, दूसरी विचारधारा जो कि क्रमवाचक दृष्टिकोण है, उस पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम तटस्थता वक्र, जिसे उदासीनता वक्र तथा अनधिमान वक्र या इंडिफरेंस कर्व कहते हैं, उस पर बात करेंगे। आखिर तटस्थता वक्र क्या होता है? आज के इस टॉपिक पर चलने से पहले सभी से ये अपील कि जिन्होंने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें। इस टॉपिक पर चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं, जिनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होगी कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है, तटस्थता वक्र पर दो सामान्य वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। यहाँ साथियों, सबसे पहले हमें तटस्थता वक्र के बारे में जानना होगा। आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम तटस्थता वक्र पर चर्चा करेंगे, सामान्य वस्तु क्या होती है उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है। इन बिंदुओं को जानने के बाद इस प्रश्न का हम जवाब दे पाएंगे। दूसरे प्रश्न पर चलें। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थता वक्र की विशेषता है? अर्थात पहले प्रश्न के आधार पर हमें ये बात सामने आई है कि सबसे पहले हमें तटस्थता वक्र के बारे में जानना होगा, और दूसरे प्रश्न से हमें तटस्थता वक्र की विशेषता क्या है उसको भी जानना होगा। तीसरे बात करें कि तटस्थता वक्र दर्शाता है कि, तो यहाँ फिर से तटस्थता वक्र का अर्थ, जो परिभाषा है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। और चौथे प्रश्न है जिसमें एक उदासीन वक्र दाईं ओर नीचे ढलुआ होता है, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा तथा दूसरे की कम मात्रा देती है। तो ये भी उसकी परिभाषा से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि पांचवें प्रश्न पर हम चलें, x तथा y वस्तुओं के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले तटस्थता वक्र के ढाल को किस प्रकार सूत्र द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो यहाँ हमें तटस्थता वक्र के ढाल, स्लोप को जानना पड़ेगा कि आखिर तटस्थता वक्र का स्लोप या ढाल क्या है। प्रश्न 6 पर चलें। जो तटस्थता वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर स्थित होगा, वह मूल बिंदु से पास वाले तटस्थता वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है। तो ये भी प्रश्न तटस्थता वक्र की विशेषता से संबंधित है। 7वें प्रश्न पर बात करें तो कौन से अर्थशास्त्री का नाम तटस्थता वक्र विधि के साथ नहीं जोड़ा जाता है? तो इन अर्थशास्त्रियों में से कौन सा है जो नहीं है, जो तटस्थता वक्र से संबंधित नहीं होगा? तो फिर अगले प्रश्न पर हम चलें। उदासीनता वक्र विश्लेषण में, तो फिर से ये प्रश्न उसकी परिभाषा से संबंधित है। और प्रश्न संख्या 9 पर हम बात करें तो ये एक प्रकार से तटस्थता वक्र का अपवाद है। तो इसका मतलब हमें तटस्थता वक्र के अपवाद पर भी चर्चा करनी होगी, जिसमें दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक के स्थान पर आपसे पूर्णतः प्रतिस्थापक वस्तुओं के बारे में भी प्रश्न पूछा जा सकता। तो इस प्रकार इन तमाम प्रश्नों से हमें ये जानकारी प्राप्त हुई कि हमें कुछ बिंदुओं को लेकर बिल्कुल चलना होगा, जैसा कि तटस्थता वक्र का अर्थ क्या है, तटस्थता वक्र हमें क्या दर्शाना चाहता है, तटस्थता वक्र का क्या स्लोप है, तटस्थता वक्र की मुख्य विशेषताएं क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर हमें चर्चा करनी होगी। साथियों, जैसा कि पहले के 3 पार्टों पर हमने बात की थी, जहां हम उपयोगिता के बारे में चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा कि उपयोगिता है, यूटिलिटी है, जो कि आवश्यकता संतुष्टि के गुण को उपयोगिता कहते हैं। और उपयोगिता को मापने के 2 दृष्टिकोण हैं, 2 विचारधाराएं थी। पहली थी गणनावाचक दृष्टिकोण, जिसमें मुख्यतः प्रोफेसर मार्शल और पिगू। गणनावाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना गया था कि उपयोगिता का मापन किया जा सकता है। आज हम दूसरे दृष्टिकोण पर विचार कर रहे हैं, वो है क्रमवाचक दृष्टिकोण।
कर्मवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना गया है कि उपयोगिता का मापन करना संभव नहीं है, क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। जैसे कि हमें किसी प्रकार की कोई भूख लगी है, भूख लगने के बाद हम किसी वस्तु का सेवन कर रहे हैं, जैसे रोटी का हम उपभोग कर रहे हैं, तो रोटी से हमें कितनी उपयोगिता मिल रही है उसका मापन करना बड़ा कठिन है। इसलिए कर्मवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत ये माना गया है कि उपयोगिता का अंकीय मान द्वारा गणना करना संभव नहीं है। केवल कर्म दे सकते हैं कि इस संयोग की अपेक्षा इस संयोग से हमें उपयोगिता ज़्यादा मिल रही है या समान मिल रही है। तो कर्मवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्यतः हम तटस्थता वक्र, जिसे अनअधिमान वक्र के नाम से जाना जाता है, इंडिफरेंस कर्व जिसे कहा जाता है, उसका संबंध कर्मवाचक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। तो आज के इस पार्ट में हम कर्मवाचक दृष्टिकोण पर चर्चा करेंगे। ठीक है, कर्मवाचक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्री मुख्य रूप से हमने देखा कि उनका मानना है कि उपयोगिता का मापन करना संभव नहीं है, केवल कर्म प्रदान किया जाता है। इस कर्मवाचक दृष्टिकोण को हम अनअधिमान, दूसरा इसको तटस्थता वक्र भी कहते हैं, उदासीनता वक्र भी कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में देखें तो इनडिफरेंस कर्व इसे ही कहा जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इस तटस्थता वक्र के बारे में चर्चा करने से पहले इसके सामान्य परिचय को देखें, जहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। अनअधिमान वक्रों का सर्वप्रथम प्रयोग एजवर्थ ने किया था, परंतु मांग का विश्लेषण इसके द्वारा नहीं किया गया था। तो एजवर्थ है, उसका संबंध भी कहीं ना कहीं इस तटस्थता वक्र से है। इसके अतिरिक्त फिशर, पेरेटो, जॉनसन ने भी अनअधिमान वक्रों का प्रयोग किया था। तो फिशर का भी आप ध्यान में रखना, पेरेटो का मुख्य रूप से आपको नाम ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको हिक्स और एलन के नाम भी ध्यान में रखने, जब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। परंतु विस्तृत रूप से अनअधिमान वक्र से उपभोक्ता की मांग का विश्लेषण जे.आर. हिक्स और आर.जी.डी. एलन ने किया था। सन 1939 में हिक्स ने अपनी पुस्तक वैल्यू एंड कैपिटल में अनअधिमान वक्रों की सहायता से उपभोक्ता की मांग की विस्तृत व्याख्या की है। तो साथियों, यहाँ आपको हिक्स को बिल्कुल ध्यान में रखना है, एलन को ध्यान में रखना है, पेरेटो को भी ध्यान में रखना है, एजवर्थ को भी ध्यान में रखना है। शायद इनसे जुड़ा हुआ एक प्रश्न, जैसा कि हमने ऊपर देखा है, वो इनसे संबंधित था, तो इसलिए कहीं आपसे इससे संबंधित प्रश्न पूछा भी जा सकता है। एक ये पुस्तक है वैल्यू एंड कैपिटल, जो कि प्रोफेसर हिक्स की है, इसका भी आपको नाम ध्यान में रखना है। तो ये इससे संबंधित सामान्य परिचय है, यहाँ से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसा कि साथियों पूर्व में मैंने चर्चा की कि जो अनअधिमान या तटस्थता वक्र है उसका संबंध कर्मवाचक दृष्टिकोण पर है। इसका मतलब अनअधिमान वक्र के द्वारा हम केवल कर्म निर्धारित कर सकते हैं कि उपभोक्ता को क्या समान संतुष्टि मिल रही है, क्या अधिक मिल रही है या कम मिल रही है, कितनी मिल रही है, इसके बारे में हम कह नहीं सकते, क्योंकि उपयोगिता है वो एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। अब इस अनअधिमान वक्र की परिभाषा पर चलते हैं। यहाँ से अधिकांशतः प्रश्न पूछा जाता है, आखिर अनअधिमान वक्र होता क्या है और इस अनअधिमान वक्र के माध्यम से हम क्या स्पष्ट करना चाहते हैं और इस अनअधिमान वक्र को हम किस प्रकार से समझे, उस पर चलते हैं। जैसा कि इसकी परिभाषा में देखें कि दो वस्तुओं का ऐसा संयोग पथ जिस पर उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, इसे सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। साथियों, सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जो ये तटस्थता वक्र हमें प्राप्त होता है, उस तटस्थता वक्र पर जितने भी बिंदु है वहाँ जो संतुष्टि मिलती है वो मिलेगी, समान संतुष्टि मिलेगी, एक जैसी मिलेगी। इसलिए यहाँ से भी ये प्रश्न पूछा जाता है। अब हमारे दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि आखिर समान संतुष्टि क्यों मिलती है, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। यहाँ दो वस्तुओं का संयोग लेकर चल रहे हैं। साथियों, इस तटस्थता वक्र अनअधिमान वक्र पर संतुष्टि समान मिलने के कारण पर चर्चा करें तो सबसे पहले हम दो बिंदुओं को और जानना आवश्यक है। पहला तो है, एक तो होता है स्लोप धनात्मक ढाल का, एक तो स्लोप होता है साथियों धनात्मक और एक स्लोप होता है ऋणात्मक। अब कैसे पता चलेगा कि इस वक्र का स्लोप धनात्मक है या ऋणात्मक? साथियों, जो तटस्थता वक्र है जिसे अनअधिमान वक्र भी कहा जाता है, उस अनअधिमान वक्र का जो स्लोप होता है, जो ढाल होता है, वो ऋणात्मक होता है।
आखिर हमें किस प्रकार से पता चलेगा कि इसका स्लोप धनात्मक है या ऋणात्मक। तो जो धनात्मक स्लोप का होता है, उस धनात्मक स्लोप का मतलब है, जैसे यहाँ मान लीजिएगा मैंने 3 तालिका ली है, तालिका फर्स्ट, तालिका सेकंड, तालिका थर्ड। तालिका फर्स्ट में x और y लिया है, तालिका सेकंड में भी x और y लिया है, और तालिका थर्ड में भी x और y लिया है। अब तालिका केवल फर्स्ट की बात करें, जैसा कि आपके स्क्रीन पर मैंने इसको नोटेड किया है। इस तालिका फर्स्ट पर बात करें तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि x वस्तु की मात्राएं जैसे जैसे बढ़ रही है। यहाँ संयोग मैंने a से e तक लिए, संयोग a, संयोग b, c, d, e की बात की है। अगर संयोग a की बात करें तो x की 1 इकाई और y की 20 इकाई। संयोग 2 की बात करें तो x की 2 इकाई और y की 15 इकाई। संयोग c की बात करें तो x की 3 इकाई और y की 11 इकाई। तो आप इस तालिका के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि x की इकाइयों में वृद्धि की जा रही है, जबकि x की जैसे 1 से 2 ही, 2 से 3 हुई, तो y की आप यहाँ देख रहे हो कि क्या हो रही है, जैसे 20 से 15, 15 से 11 कमी हो रही है। अर्थात यदि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि हो और दूसरे में कमी हो, या x में कमी हो, y में वृद्धि हो, यानी दोनों में अपोजिट संबंध होता है, दोनों में विलोम संबंध होता है, ऐसी स्थिति में जो स्लोप बनेगा वो बनेगा नेगेटिव, ऋणात्मक ढाल का होगा। इसके स्थान पर यदि ऐसा होता कि x की 1, 2, 3, 4, 5 ये इकाइयाँ बढ़ रही है और y की बढ़ती जैसे 20, 22, 24 या 20, 21, 22, 23, 24 या किसी भी प्रक्रिया से ये बढ़ती 20 के स्थान पर ये ज़्यादा बड़ा मान होता जाता, तो x की भी इकाइयाँ बढ़ रही है और y की भी इकाइयाँ बढ़ रही है। अर्थात दोनों में कैसा संबंध, धनात्मक संबंध होता, दोनों में कैसा संबंध होता, धनात्मक संबंध होता। तो ऐसी स्थिति में इनसे जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, वो धनात्मक ढाल का बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे मान लीजिएगा ये हमने एक ग्राफ रेखा चित्र बनाया। इस रेखा चित्र में आप देखोगे 2 अक्ष हैं, ये वाला है अक्ष जो जिसको क्षैतिज अक्ष कहा जाता है, और जो ये खड़ी लाइन है इसको बोलेंगे लंबवत अक्ष या वाई अक्ष। अक्ष में हम पैमाना लें 1, 2, 3, 4, अर्थात यहाँ 0 से इधर चलेंगे अक्ष की तरफ तो अक्ष की इकाइयाँ बढ़ेगी। और लंबवत अक्ष पर बात करें 1, 2, 3, 4, यानी यहाँ ऊपर की तरफ चलते जाएंगे तो y की इकाइयाँ क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मान लीजिएगा कि अगर पहले संयोग की बात करें तो x की 1 इकाई और y की भी कितनी इकाई, 1 इकाई, यानी हम एक धनात्मक स्लोप की बात करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हम पहला संयोग लें, x की 1 इकाई, y की भी 1 इकाई, x की 2 इकाई, y की भी 2 इकाई, तो ये x की 1 इकाई का संयोग यहाँ आया, y की 2 का यहाँ आया, है ना, और x की 3 और y की 3 का यहाँ संयोग आया, और इन बिंदुओं को मिलाएंगे तो ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र है ना, बाएं से दाएं ऊपर की ओर बढ़ता हुआ वक्र है। इसको कहेंगे धनात्मक ढाल। कैसा कहेंगे, धनात्मक ढाल। जबकि हम जानते हैं कि जो तटस्थ वक्र है उसका ढाल कैसा नहीं होता, धनात्मक नहीं होता। तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि x की 1 इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं तो y की इकाई में क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। अब यहाँ एक चीज और आएगी साथियों, उसको भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ 2 शब्द और आते हैं, वो आते हैं, एक तो आता है उन्तोदर, उन्तोदर या उसको कहेंगे उत्तल, उन्तोदर या उत्तल या कॉन्वेक्स। जैसा कि आप अपनी इस स्क्रीन पर देख रहे हो कि एक शब्द आपके सामने आ रहा है उन्तोदर, उत्तल या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे कॉन्वेक्स, और दूसरा है नतोदर, अवतल या कॉनकेव। इनमें क्या अंतर है, इनमें हम अंतर देखें, जैसा कि आप पुनः मैं टेबल पर ले चलूँ, एक तो है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। कॉन्वेक्स को कहेंगे उन्तोदर और उत्तल, और कॉनकेव को कहेंगे नतोदर और अवतल। आपका तटस्थ वक्र है वो उन्तोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता क्या है उसको समझने का हम प्रयास करें तो तालिका पर देखें, यहाँ देखें अपन कि x की 1,
से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो यहाँ y की 20, 20 से फिर 15 हो गई, यानी कितनी इकाइयों का छोड़ा, 5 इकाई का। 15 से 11 हो गई, कितनी इकाई कम की, 4। 11 से 8 हो गई, कितनी इकाई की कम, 3। और 8 से 6 होगी, कितनी इकाई कम की, 2। तो आप ये देख रहे हो कि अक्स की एक एक इकाई बढ़ा रहे हैं। तो y की क्या है, पहले 5 इकाई छोड़ी, फिर 4 का त्याग किया, फिर 3 का त्याग किया, फिर 2 का त्याग किया। इसका मतलब ये जो त्याग किया जा रहा है वो कौन सी दर से किया जा रहा है, घटती दर से। कौन सी दर से, घटती दर से। आगे आप पढ़ोगे, इसी को ही कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। प्रतिस्थापन की सीमांत दर। तो तटस्थ वक्र में क्या होता है, एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करते हैं, कमी करते हैं। क्या करते हैं, कमी करते हैं। और कौन सी दर से, घटती दर से। कौन सी दर से, घटती दर से। और घटती दर से कमी करने के कारण ही जो तटस्थ वक्र होगा वो मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होगा। कैसा होगा, उन्तोदर, इस प्रकार से होगा। और अगर ये दर बढ़ती हो जाती तो ये तटस्थ वक्र ऐसा होता है, ये ऊपर वाला ऐसा हो जाता। और आप देख रहे हो ना, एक कुबड़ सी निकल रही है, मतलब ये अवतल हो जाता। अवतल अंग्रेजी में कहेंगे कॉनकेव, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, ये नीचे वाला जिसको कहेंगे उन्तोदर, कॉन्वेक्स। अर्थात तटस्थ वक्र के, या जिसको अनधिमान वक्र या उदासीनता वक्र कहा जाता है, उसमें क्या होता है, एक वस्तु की मात्रा बढ़ाते हैं, दूसरी वस्तु की मात्रा में जो कमी की जाती है वो कौन सी दर से, घटती दर। बढ़ती दर किसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ये 20 है, 20 के बाद में 18 हो गया, ठीक है, और 18 के बाद में 14 हो गया, फिर मान लीजिएगा 8 हो गया। तो आप क्या देख रहे हो कि पहले कितने की कमी की गई, 2 की, फिर कितने की गई, 4 की, फिर कितने की गई, 6 की। तो आप ये कमी देख रहे हो कौन सी दर की हो गई, बढ़ती दर हो गई। कौन सी दर होगी, बढ़ती दर। और बढ़ती दर की स्थिति में जो वक्र बनेगा वो कॉनकेव बनेगा, अवतल बनेगा। कौन सा बनेगा, अवतल, नतोदर बनेगा। लेकिन तटस्थ वक्र है वो कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है। कैसा होता है, उन्तोदर होता है। अब हम जिस बात पर, जिस मुद्दे पर बात कर रहे थे वो था कि समान संतुष्टि क्यों मिलती है। क्यों मिलती है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में क्या की जा रही है, वृद्धि की जा रही है। जब आपके पास किसी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो क्या होता है, उससे संतुष्टि बढ़ती है। जैसे कोई अक्स वस्तु है, अब उसकी इकाई आपके पास बढ़ी है तो निश्चित रूप से, जैसे आपके पास एक पेन है, एक पेन से दूसरा पेन दे दिया तो आपकी उपयोगिता बढ़ेगी। लेकिन दूसरी देखिए कि आपकी वाई वस्तु की मात्रा में क्या की जा रही है, कमी की जा रही है। और कमी के कारण आपकी उपयोगिता क्या होगी, घटेगी। एक तरफ तो उपयोगिता बढ़ी और एक तरफ उपयोगिता घटी। बढ़ने वाली और घटने वाली दोनों एक दूसरे के बराबर होती है, इसलिए इस पर समान संतुष्टि मिलती है। क्यों मिलती है उस पर और भी विस्तार से हम एक उदाहरण द्वारा चर्चा करें। मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति है, उसके पास एक शर्ट है और पैंट कितनी है, 20 है, ठीक है। अब इस संयोग से वो 20 संयोग पर जा रहा है। मतलब ये हम देखेंगे कि उपभोक्ता, आगे मान्यता पढ़ेंगे कि उपभोक्ता कैसा होता है, विवेकशील होता है। और ये क्या है, आत्म परीक्षण पर आधारित है, यानी वो अपने मन में इस बात का निर्धारण कर लेगा कि, मतलब उपभोक्ता को अर्थशास्त्र में क्या मानकर चले जा रहा है कि विवेकशील मानकर चला जा रहा है। वास्तव में विवेकशील है न है वो अलग मुद्दा है, लेकिन अर्थशास्त्र में यहाँ उपभोक्ता को विवेकशील मानता है और वो अपने संयोग में तुलना बिल्कुल कर सकता है। तो अब 20 संयोग है, मान लीजिए कि वो एक शर्ट और ले रहा है तो यहाँ वो 5 पैंट छोड़ने के लिए तैयार है। पहले तो बेचारा एक शर्ट 20 पैंट है, यानी एक शर्ट को 20 पैंट पर बदल कर पहन रहा है। अब वो एक शर्ट और बढ़ा रहा है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 इकाई पैंट की देने के लिए तैयार है। और उसका संतुष्टि लेवल वो कह रहा है कि मेरे को किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ए पर बिंदु पर जितना संतुष्टि है उतना ही किस पर है, बी पर है, ठीक है। अब बी से सी पर आ रहा है, यानी एक शर्ट और दे रहा है। तो यहाँ साथियों वो आप देखोगे कि अब वो क्या है, 2 शर्ट हो गए। इसका मतलब वो यहाँ 5 पैंट से ज़्यादा पैंट नहीं देगा, क्योंकि अब उसके पास कितने शर्ट हो गए थे, 2 हो गए थे। इसलिए वो आगे तीसरे शर्ट के लिए वो पैंट की 5 से कम छोड़ेगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि कितनी इकाई छोड़ी है, 4 इकाई छोड़ी है। तो फिर भी वो मान रहा है अगर मेरे पास 3 शर्ट और 11 पैंट है तो भी मेरे संतुष्टि लेवल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आगे वो एक शर्ट के लिए
फिर देखो कि कितनी इकाई छोड़ने के लिए तैयार है, 3 इकाई छोड़ने के लिए तैयार है, यानी 11 से 8 हो गया। तो यहाँ भी उसके संयोग पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि वो एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है और दूसरे में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है ना, कमी। और वृद्धि के कारण जो उसकी यूटिलिटी में, यानी पैंट शर्ट की इकाई बढ़ रहा है तो उसकी यूटिलिटी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है, उपयोगिता बढ़ी है। उधर उसकी पैंट को छोड़ना पड़ रहा है, पैंट को त्यागना पड़ रहा है, तो उसकी उपयोगिता में क्या हो रही है, गिरावट है। मान ले कि एक सपोज दैट, जैसे कि हम यहाँ उपयोगिता को तो माप तो नहीं सकते लेकिन अनुमान लगा रहे हैं। मान लीजिए उसकी एक शर्ट मिलने के कारण उसकी उपयोगिता मान लीजिए 5 की वृद्धि हुई है और पैंट छोड़ने के कारण उसकी उपयोगिता में 5 की कमी हो गई, तो इसका मतलब उसका प्लस माइनस क्या हो गए, बराबर हो गए। इसका मतलब उसके संतुष्टि पर कैसी रहेगी, समान रहेगी। वास्तव में क्रमवाचक दृष्टिकोण में उपयोगिता का मापन नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ केवल क्रम दिया जा सकता है। और इन संयोगों पर कैसा क्रम दिया गया है, समान, अर्थात A B C D E सभी संयोग पर संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। अब इन बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए ये एक वक्र बनाया गया जिसमें नीचे अक्ष वस्तु लिया गया और ऊपर वाई वस्तु। जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ अक्ष वस्तु की 1 इकाई और वाई की 20 इकाई को लेकर ये ए संयोग यहाँ बनाया गया। आप चित्र बना लेना, यहाँ पैमाना ले लेना, यहाँ इधर वाई वाला पैमाना ले लेना, फिर इसकी 2 और 15, ठीक है, और फिर 3 और 11, और इस प्रकार ये एक वक्र बना मूल बिंदु के प्रति उंतोदर। और ढाल कैसा है, ऋणात्मक है। कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक वाली मैंने बात बता दी आपको साथियों। जब एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी होती है तो स्लोप कैसा होता है, ऋणात्मक। और ये कमी कैसी, घटती दर से की जा रही है, तो ये कैसा होता है, उंतोदर होता है, कॉन्वेक्स होता है। अब आपके सामने ये 3 टेबल है, अब मैंने एक के द्वारा बनाई है। दूसरी देखेंगे आपका, जैसे ए संयोग पर देखो दूसरी टेबल में अक्ष की कितनी इकाई है, 2 है, और वाई की कितनी है, 24 है। इसका मतलब पहली टेबल में अक्ष की कितनी थी, 1, और यहाँ 20 थी वाई की, लेकिन यहाँ दोनों अक्ष की भी 2 हो गई और वाई की कितनी होगी, 24 होगी। इसका मतलब जो इस दूसरी टेबल से जो वक्र बनेगा वो इसके ठीक ऊपर बनेगा। और तीसरी टेबल से देखो आप, सारी अक्ष की मात्रा देखो, इस दूसरी टेबल की अक्ष की मात्रा से क्या है, ज़्यादा है। और y की भी देखो कि दूसरी टेबल की अपेक्षा तीसरी में क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब इनका वक्र इससे ऊपर बनेगा। अब आप देखोगे कि पहली टेबल की अपेक्षा दूसरी टेबल पर दोनों वस्तुओं की मात्रा ज़्यादा मिल रही है। इसका मतलब दूसरी टेबल का जो वक्र बनेगा वो इस पहले टेबल से बनने वाले उदासीनता वक्र की से कैसा है, ऊपर स्थित है। इसका मतलब इससे ज़्यादा संतुष्टि देगा, क्योंकि कोई भी उपभोक्ता उसको दोनों वस्तुओं की अधिक मात्रा मिल रही है तो उसको संतुष्टि क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। लेकिन इसी वक्र पर कोई भी बिंदु हो, जैसे ए बी सी डी है, उस पर कैसे मिलेगी, समान संतुष्टि मिलेगी साथियों। चाहे इस पर 2 वक्र बनाए, चाहे 3 बनाए, चाहे 4 बनाए, अगर जितना ऊंचा तटस्था वक्र होगा, जितना ऊंचा अनद्यमान वक्र होगा, संतुष्टि क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। लेकिन उसी तटस्था वक्र पर संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। तो यहाँ आपके सामने 3 बातें निकल कर आई है। पहली तो आई है कि तटस्था वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। फिर दूसरी बात आई है, तटस्था वक्र कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति उंतोदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि दूसरी वस्तु की मात्रा में किस दर से, घटती दर से कमी की जाती है, इसलिए वो कॉन्वेक्स होता है। और तीसरी बात ये हुई कि अगर 2 या 2 से अधिक, 1 से अधिक तटस्था वक्र बनाया जाएंगे, जितना ऊंचा तटस्था वक्र होगा संतुष्टि का लेवल भी उतना ही अधिक होगा। लेकिन उसी तटस्था वक्र पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाएंगे, जैसा कि आप इस चित्र में देखो कि ए से बी पर जाएं, बी से सी पर जाएं, तो संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। यानी एक ही तटस्था वक्र पर तो संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। तो यहाँ से आपको 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समान संतुष्टि वाले हैं, है ना, और तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है, मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, उंतोदर होता है, और ऊंचा तटस्थ वक्र ऊंचे संतुष्टि के लेवल को दर्शाता है। यहाँ से ऊपर जो मैंने प्रश्नों की बात की, आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर और बात करें।
जैसा कि हमने पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं जब गणनावाचक में पढ़ा था, और अब भी हमने इस बात की चर्चा की कि उपभोक्ता को कैसा माना गया है, विवेकशील माना गया है। और विवेकशील क्या होता है, जिसकी हमने पिछले पार्ट में चर्चा की थी। दूसरा, ये मनोवैज्ञानिक तथा अंतर्विश्लेषणात्मक विधियों पर आधारित है। वो अपने आधार पर ये निर्णय ले लेता है, और यही धारणा हम दूसरे उपभोक्ता के लिए भी रखते हैं कि अगर एक उपभोक्ता किसी वस्तु की मात्रा बढ़ा रहा है, दूसरे में क्या करेगा, कमी करेगा, और कैसी दर से, घटती दर से, और उसकी संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। यानी मनोवैज्ञानिक धारणा है, ठीक है। और इसमें जो भी हम तटस्थ वक्र बना रहे हैं, जैसे एक वस्तु की मात्रा बढ़ा रहे हैं, दूसरे में कमी कर रहे हैं, तो कीमतों को स्वतंत्र लिया गया। कीमतों का स्वतंत्रता मतलब है कीमत स्थिर मानी गई है, कीमत पर किसी प्रकार का बदलाव पर ध्यान नहीं दिया गया, यानी कीमत कांस्टेंट हम लेकर चलते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक मान्यता और है, ये बड़ी महत्वपूर्ण है, पूर्ण संतुष्टि का न होना। यानी यहाँ जो सीमांत उपयोगिता है वो धनात्मक है। अब थोड़ा सा यहाँ आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, पुनः मैं उस तालिका पर ले जाना चाहूँगा। मैं यहाँ वो पूर्ण संतुष्टि का न होने का मतलब है, मैं इस अनधिमान वक्र को गणनावाचक दृष्टिकोण से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। गणनावाचक दृष्टिकोण जो पहली विचारधारा थी, उस विचारधारा के अनुसार उपयोगिता का मापन किया जा सकता है, जिसमें हमने सीमांत उपयोगिता के द्वारा पढ़ा था। और सीमांत उपयोगिता में हमने देखा था कि उपभोक्ता किसी वस्तु की एक के बाद एक इकाइयों में वृद्धि करता है तो प्राप्त उपयोगिता क्या होती जाती है, घटती जाती है। साथियों, जिसने पहले, दूसरे, तीसरे पार्ट देखे होंगे, उसमें मैंने बार बार इस टेबल पर चर्चा की थी। जैसा कि पहली इकाई का प्रयोग कर रहा है तो सीमांत उपयोगिता 10 है, दूसरी का कर रहा है 8 है, तीसरी का कर रहा है 6 है, 4 है, 2 है, और जैसा कि हमने टेबल में छठी इकाई का प्रयोग किया था तो सीमांत उपयोगिता क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। हमने देखा कि उपभोक्ता जैसे जैसे उत्तरोत्तर इकाइयों में वृद्धि करता है, प्राप्त सीमांत उपयोगिता एक बिंदु पर जाकर 0 हो जाती है, जिसे कहते हैं संतुष्टि का बिंदु। अब जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है और उसने एक के बाद एक रोटी का सेवन किया और छठी इकाई के बाद वो पेट फुल हो जाता है, यानी उसकी संतुष्टि का बिंदु आ गया और सीमांत उपयोगिता क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपसे पूछे कि क्या वो छठी इकाई के आगे भी उपभोग करेगा ना, उस समय जब उसका पेट बिल्कुल भर गया वो नहीं करेगा। लेकिन हम तटस्थ वक्र में देख रहे हैं कि उपभोक्ता एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि कर रहा है और एक में कमी कर रहा है। अगर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होता तो क्या वो उसमें परिवर्तन करता? जी नहीं करता, नहीं करता ना, क्योंकि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती, 0 हो जाती, और जहां वो जितनी अधिकतम इकाई प्रयोग करना चाहता है उतनी वो कर लेगा, इसलिए वो और ज़्यादा इकाइयों का प्रयोग नहीं करेगा। परंतु तटस्थ वक्र में हम क्या करते हैं, एक के बाद एक इकाइयों में वृद्धि कर रहे हैं, इसका मतलब उसका अभी तक पूर्ण संतुष्टि का बिंदु नहीं आया है। इसलिए तटस्थ वक्र पर पूर्ण संतुष्टि से कम संतुष्टि होती है। तो इस प्रकार हमने इस धारणा को अनधिमान वक्र के साथ जोड़ा है। जब पूर्ण संतुष्टि का बिंदु आ जाएगा तो सीमांत उपयोगिता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि तटस्थ वक्र पर सीमांत उपयोगिता 0 नहीं है, क्योंकि अगर 0 हो जाती तो वो और इकाइयों में परिवर्तन नहीं करता। इसका मतलब इसके ऊपर सीमांत उपयोगिता कैसी है, 2 है, 4 है, 6, 8 है, 10 है ना। इसका मतलब सीमांत उपयोगिता क्या है, धनात्मक है। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तटस्थ वक्र पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों? क्योंकि अभी वो पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर नहीं है। समझ में आ गई होगी आप लोगों को ये बात, ठीक है। और पूर्ण क्रमबद्धता और सक्रामकता का मतलब है, जैसा कि मान लीजिएगा कि ए संयोग है, उससे संतुष्टि बी की अपेक्षा ज़्यादा मिल रही है और बी संयोग पर सी की अपेक्षा ज़्यादा मिल रही है, तो निश्चित रूप से ए संयोग पर सी की अपेक्षा ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये क्रमबद्ध होगा और सक्रामक होगा। ये इसको दूसरे तरीके से देखें, अगर ए संतुष्टि बी के बराबर मिल रही है और बी पर जो संतुष्टि मिल रही है वो सी के बराबर है, तो निश्चित रूप से ये ए के सी के बराबर होगी, ठीक है। तो यहाँ से ये एक नया प्रश्न शायद यहाँ से ये पूर्ण संतुष्टि का न होना बन सकता है, तो आप इसको ध्यान में रखना है। अब जहाँ से बार बार प्रश्न इस टॉपिक पर आ रहे हैं, लगभग आपकी द्वितीय श्रेणी अध्यापक जो पूर्व की परीक्षाओं में देखें तो यहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। साथियों, इस पर भी थोड़ा सा गौर से आप देखना।
अनधिमान वक्र की विशेषताओं पर चर्चा करें तो पहली विशेषता पर मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि हमने पूर्व में इसके बारे में चर्चा कर ली कि अनधिमान वक्र नीचे की ओर झुकते हुए होते हैं। इस प्रकार का होता है ऋणात्मक ढाल का, इसका मतलब है ऋणात्मक ढाल, जो बायां, ये भाग बायां है और बाएं ऊपर से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। इसके अलावा और कोई आकृति आपको हो वो नहीं होगी। तो एक प्रकार से इसकी विशेषता हो गई कि इसका ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, यानी बाएं है ऊपर से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ वक्र होता है। और क्यों होता है उसकी हमने पूर्व में चर्चा की कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि करते हैं तो दूसरी वस्तु की मात्रा में क्या करते हैं, कमी करते हैं। आगे हम अगली विशेषता पर चलें। ये इसकी कुछ अपवाद है कि क्षैतिज भी नहीं हो सकता समानांतर, उदग्र भी नहीं हो सकता यानी वाई अक्ष के समानांतर भी नहीं हो सकता, और ऊपर की ओर बढ़ता हुआ यानी धनात्मक ढाल का भी ये नहीं हो सकता। क्योंकि हमने क्या देखा, तटस्थ वक्र में कैसा होगा, ऋणात्मक, और ऋणात्मकता का मतलब है कि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी तो दूसरे में क्या होगी, कमी करनी होगी, तब जाकर उसमें संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। आगे हम चलें, आगे बिंदु पर बात करें तो अनधिमान वक्र मूल बिंदु के प्रति उन्तोदर होता है, उत्तल होता है, जिसको कॉन्वेक्स कहा जाता है। इसकी भी हमने पूर्व में चर्चा कर ली है। क्यों, क्योंकि एक वस्तु की मात्रा में वृद्धि और दूसरी वस्तु की मात्रा में कमी, और कमी कौन सी दर से, घटती दर से, तो इस पर भी हमने पूर्व में चर्चा कर ली है। तीसरे बिंदु पर चलें तो वो कह रहा है कि अनधिमान वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जो रेल की जो पटरियां हैं वो आपस में कभी नहीं मिलती, दोनों नदी के दोनों किनारे, नहर के दोनों किनारे, कभी भी इधर वाला किनारा और उधर वाला किनारा कभी मिलता नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे ये कोई तटस्थ वक्र IC1 है और एक तटस्थ वक्र काल्पनिक IC2 है, ये एक दूसरे को काट रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, जरा समझने का प्रयास करो। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है, ठीक है। अब इस तटस्थ वक्र की बात करें IC1 तो इस पर E बिंदु भी है और A बिंदु भी है। जब हमने ऊपर पढ़ा कि एक ही तटस्थ वक्र पर बिंदु स्थित हो, संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी जी। E पर मिल रही है वो A पर भी मिलेगी। दूसरा तटस्थ वक्र देखें, ये वाला IC2, ये वाला, तो इस पर E भी है और B भी है। इसका मतलब यहाँ भी संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी, क्योंकि ऊपर हमने परिभाषा में देखा है कि एक ही तटस्थ वक्र पर स्थित बिंदुओं पर संतुष्टि कैसी मिलेगी, समान मिलेगी। लेकिन इधर देखें, A और B की तुलना करें तो B की अपेक्षा A क्या ऊपर स्थित है। इसका हमने देखा था कि तटस्थ वक्र जितना ऊंचा स्थित होगा संतुष्टि उतनी अधिक होगी। तो ये एक विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि E के बराबर A है और E के बराबर B है, तो निश्चित रूप से A के बराबर B होनी चाहिए। लेकिन इधर देखें तो B की अपेक्षा A ऊपर है, इसका मतलब A पर ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी। इसलिए ये एक प्रकार से विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इसलिए दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। इसके अलावा हम अगली विशेषता पर चलें तो अगली विशेषता हमें कह रही है कि एक ऊंचा अनधिमान वक्र एक नीचे अनधिमान वक्र की तुलना में अधिक संतुष्टि देता है, जिसकी हमने ऊपर चर्चा कर ली है। हमने 3 तालिका बनाई थी और 3 तालिका के द्वारा हमने देखा कि जितना ऊंचा तटस्थ वक्र होगा संतुष्टि का लेवल भी उतना अधिक होगा। अगली विशेषता है कि आवश्यक नहीं है कि तटस्थ वक्र एक दूसरे के समानांतर हो। दो तटस्थ वक्र बनाए, जरूरी नहीं है वो एक दूसरे के समानांतर हो, लेकिन वो एक दूसरे को काटने नहीं चाहिए। समानांतर जरूरी नहीं है वो हो या ना हो। अगली विशेषता है उदासीनता वक्र कभी भी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि तटस्थ वक्र इस प्रकार से होता है, तो ये वाला अक्ष कभी इसको आगे जाकर इस y को नहीं छुएगा, ये इधर इसको नहीं छुएगा। क्यों नहीं छुएगा, अगर इसको छू लेगा, जैसे ये नीचे वाला इसको छू लेगा तो आप देखोगे अक्ष की जैसे यहाँ 5 इकाई है तो y की कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमने देखा कि ये तटस्थ वक्र कितनी वस्तुओं का संयोग है, 2 वस्तुओं का, इसलिए ये कभी भी इस अक्षों को नहीं छुएंगे। आप ध्यान में रखना इस बात को भी। तो इस प्रकार से ये इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। यहाँ से लगभग प्रश्न बनता है। तो तटस्थ वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक, और ये मूल बिंदु के प्रति कैसा होता है, उन्तोदर होता है। तो यहाँ से आपसे काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर आप चर्चा करना, ध्यान रखना और इनसे संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। आगे हम चलें, इसके 2 अपवाद हैं जिस पर हम बात करें कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तु
और एक होती है पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु जैसे चाय और कॉफ़ी, चाय और कॉफ़ी स्थानापन्न है। पूर्ण स्थानापन्न का मतलब तो ये हो गया कि बिल्कुल एक दूसरे की जगह काम में ली जा सकती है। तो बिल्कुल एक दूसरे की जगह काम में ली जा सकती है ऐसा उदाहरण तो संभव नहीं है, लेकिन मैं स्थानापन्न का, पूर्ण का तो नहीं, स्थानापन्न का मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ, चाय और कॉफ़ी। यानी इसको एक दूसरे के स्थान पर हम काम में ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं ये हम कह नहीं सकते, पूर्ण स्थानापन्न है ना। दूसरा है पूर्ण पूरक वस्तु। पूर्ण पूरक वस्तु का एक उदाहरण मैं लूँ, पूर्ण पूरक, पूर्ण शब्द यहाँ फिर से सेट बैठता नहीं है, पूरक शब्द मैं ज़्यादा बेटर समझूंगा कि पूरक कौन सी होगी, जैसे स्याही और पेन, स्याही और पेन, ठीक है। अब बिना पेन के स्याही का कोई प्रयोग नहीं है, बिना स्याही के पेन का, पेन बिना स्याही का नहीं है, स्याही बिना पेन का नहीं है। एक दूसरे से कार और पेट्रोल, ठीक है, कार भी जरूरी है, पेट्रोल भी जरूरी है, दोनों का साथ उपभोग होगा, ठीक है। तो जब पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है, वास्तव में इसका एग्जाम्पल देना बड़ा मुश्किल है। पूर्ण स्थानापन्न वस्तु है जिसका उदासीनता वक्र एक सीधी रेखा के रूप में होगा, जिसकी MRS XY स्थिर रहती है, और उदासीनता वक्र पूर्ण पूरक की स्थिति में L आकृति का होगा, जिसकी MRS XY शून्य होगी। अब यहाँ MRS ये क्या है, इसकी आगे हम चर्चा करेंगे। हम देखेंगे सीधी रेखा क्यों इस प्रकार से होगा, ये इस प्रकार से सीधी रेखा का ऋणात्मक डाल का, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न है। इसका मतलब या तो उपभोक्ता यहाँ इसका प्रयोग करेगा या फिर यहाँ से सीधा कहाँ जाएगा, इस पर करेगा। इसका मतलब इसकी जो MRSY है, MRSXY, ये MRSXY क्या है, ये है प्रतिस्थापन की सीमांत दर। जैसे कि हमने टेबल में देखा था कि x की इकाई बढ़ा रहा है ना, और y की इकाइयों में क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। पुनः मैं आपको टेबल पर ले चलूँ तो यहाँ हम देखें कि x की इकाई बढ़ा रहा है और y की क्या है, 20 से 15 की, 15 से 11 की, 11 से 8 की। तो पहले 5 का त्याग किया, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, पहले 5 की कमी की। तो यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। और कैसी दर है, ये घटती हुई है। यही कैसी दर है, घटती हुई है। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, MRS, इसे ही कहते हैं। XY का मतलब x में वृद्धि और y में कमी। और जो पूर्ण स्थानापन्न है उसकी तो कैसी होती है, स्थिर होती है। और पूर्ण पूरक की स्थिति में वक्र कैसा होता है, ये होगा L आकार का, ऐसा होगा, क्योंकि इनका एक निश्चित प्रयोग है। अगर इसकी एक इकाई के साथ इसकी 2 इकाई का प्रयोग करना है तो आगे भी इसका 1 इकाई और 2 इकाई, ठीक है। जैसे 1 किलोमीटर चलने के लिए 2 लीटर तेल की जरूरत है, तो अगले 1 किलोमीटर के लिए कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी, 2 की पड़ेगी। तो इसका मतलब इसका जो वक्र है, ऐसा नहीं है कि भाई 1 लीटर तेल ले लिया और फिर चलते जाओ, चाहे जितनी जगह घूम कर आ जाओ, ऐसा नहीं है। इसका मतलब इसमें जो पूर्ण पूरक की स्थिति में जो वक्र बनेगा वो कैसा बनेगा, L आकृति का बनेगा। इनका एक निश्चित जो संयोग है उसको हमें काम में लेना ही पड़ेगा। तो ये इस प्रकार से अपवाद है इसके। और इसका जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है वो कैसी है, शून्य है, यानी इनको एक दूसरे के स्थान पर बदला नहीं जा सकता। अब ये अनधिमान मानचित्र देखें तो जो हमने टेबल के अनुसार बनाए थे कि पहली टेबल के अनुसार ये वक्र बना, दूसरी के अनुसार ये बना, तीसरी, तो ये अनधिमान मानचित्र किसको कहेंगे, इंडिफरेंस मैप किसको कहेंगे, एक ही रेखा चित्र में एक से अधिक तटस्थ वक्र है। और जैसा कि आप देखोगे इस चित्र में, तो सबसे ऊपर जो 5वां अनधिमान वक्र है, इस पर सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलेगी और सबसे कम कौन से मिलेगी, 1 पर, सबसे जो नीचे स्थित है, ठीक है। तो ये अनधिमान मानचित्र किसको कहेंगे, जिसमें 1 से अधिक अनधिमान वक्र स्थित हो, ठीक है। और ये उपभोक्ता की रुचि को देखते हुए बनाए गए हैं कि उपभोक्ता की रुचि वो अधिमान है, वो दिए हुए हैं, और उसके आधार पर ये पहला जो चित्र बनाया गया x का जो तटस्थ वक्र 1 है, वो उपभोक्ता की रुचि और अधिमान दिए हुए होने के आधार पर बनाया कि ये इन संयोगों पर समान संतुष्टि मिलेगा। अगर इससे ज़्यादा संयोग मिलता है तो वो दूसरे पर चला जाएगा, तीसरे पर चला जाएगा, चौथे पर चला जाएगा या 5वें पर चला जाएगा। अगर इसका अधिमान या रुचि में परिवर्तन हो जाएगा तो ये मानचित्र ही क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, वो नए तरीके, क्योंकि अगर उसकी इन दोनों वस्तुओं से रुचि ही बदल जाएगी, वो इनको मतलब पसंद ही नहीं करता, तो एक नया मानचित्र बनाना पड़ेगा, नए अनधिमान वक्र बनाने पड़ेंगे। तो ये
उसकी जो रुचि है, पसंद है, अधिमान है, वो दिए होने पर इनका वक्र का निर्माण किया गया है। आपको साथियों यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अधिमान मानचित्र किसको कहते हैं? तो एक से अधिक अनधिमान वक्र जिसमें स्थित होंगे तो उसको अनधिमान मानचित्र हम कहेंगे। आगे ये आ गई आपकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो ये क्या होती है? वही जैसे 1 इकाई और यहाँ y की 12 इकाई, फिर यहाँ x की 1 इकाई और ये कितनी 8, कितनी की त्याग किया? 4 का। फिर कितने का किया है? देखो 3 का। फिर कितने का? 5 से 3 कर दिए 2 का। तो ये जो दर है इसे ही कहेंगे प्रतिस्थापन की सीमांत दर। और तटस्थ वक्र में ये प्रतिस्थापन की सीमांत दर साथियों कैसी होती है? घटती हुई होती है। कैसी होती है? घटती हुई होती है। और इसी कारण जो तटस्थ वक्र होता है वो मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। देखिए वस्तु y के लिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर वस्तु y की वह मात्रा है जिसको वस्तु x की एक अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता त्याग देने को तैयार है। यानी x की 1 से 2 इकाई प्राप्त करने के लिए वो कितनी इकाई त्यागने के तैयार है? y की 4। फिर दूसरी से तीसरी प्राप्त करने के लिए y की कितनी इकाई त्यागने को तैयार है? 3। तो यही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। और इन प्रत्येक संयोग पर संतुष्टि कैसी मिलेगी? समान मिलेगी। ठीक है, तो ये आपकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर दी हुई है। ठीक है, प्रतिस्थापन की सीमांत दर का के आधार पर इसका स्लोप देखें तो स्लोप क्या होगा इसका, हम देखेंगे। इसकी स्लोप की बात करें उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से संतुष्टि समान मिलती है, उस पर बात करूँ कि y की जो त्यागने से कुल संतुष्टि में कमी, यानी क्या हो रहा है? x की इकाई बढ़ा रहा है, तो x की इकाई बढ़ाने से उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या होगी? वृद्धि होगी। मान लीजिए कि उसकी कमी की वृद्धि कितनी कर रहा है? डेल्टा x। डेल्टा का मतलब है परिवर्तन। डेल्टा का मतलब है ये त्रिभुज का सा निशान दिख रहा है, इसका मतलब परिवर्तन। अब x की मात्रा में परिवर्तन कर रहा है, 1 का, 2 का, जैसे टेबल में देख रहे हैं कितने का कर रहा है? 1 का। और उसकी सीमांत उपयोगिता में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। और सीमांत उपयोगिता को हमने कैसे लिखा है? MUX लिखा है। ठीक है, और दूसरी तरफ हम y की वस्तु की मात्रा का क्या कर रहे हैं? त्याग कर रहे हैं। ठीक है, वो त्याग कितने का कर रहे हैं? डेल्टा y। ये प्रतीक के रूप में आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ इसकी जगह मात्रा भी हो सकती है, डेल्टा y। ठीक है, डेल्टा का मतलब परिवर्तन है, चाहे वो 4 की इकाई का त्याग कर रहा है, 5 की कर रहा है, 3 की कर रहा है। और उसके कारण उसकी उपयोगिता में कितनी कमी हो रही है? MUY हो रही है। ऊपर मैंने बताया कि ये वृद्धि और ये कमी एक दूसरे के क्या है? बराबर है। ये बराबर है, इसलिए प्रत्येक बिंदु पर संतुष्टि कैसी मिलती है? समान मिलती है। कैसी मिलती है? समान मिलती है। इसलिए प्रतिस्थापन की सीमांत दर को कैसे लिख सकते हैं हम? देखिए आप, इसको हम लिख सकते हैं, हमने लिखा डेल्टा y मल्टीपल MUX बराबर डेल्टा x इंटू MU, ये ऊपर MUY है और ये हो गया MUX। अब इनको पक्षांतरण कर लें कि डेल्टा इधर, ये डेल्टा x को इधर ले आऊँ तो ये हो जाएगा डेल्टा y बटा डेल्टा x, गुणा का इधर भाग में चला जाएगा। और इस MUY को इधर ले आऊँ तो MUX बटा MUY, ये इसका सूत्र हो गया। क्या हो गया? प्रतिस्थापन की सीमांत दर का सूत्र क्या हो गया? डेल्टा y बटे डेल्टा x या MUX बटे MUY। इससे हमने ये बना लिया, क्योंकि ये तो है कमी और ये है वृद्धि, तो ये दोनों बराबर होते हैं। तो ये बन गया डेल्टा y बटा डेल्टा x या MUX बटा MUY। तो ये दोनों तरीके लिख सकते हैं। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर को कैसे लिखते हैं? MRS। ठीक है, और XY का मतलब है x में वृद्धि और y में कमी। ठीक है, ये माइनस का निशान इन दोनों के मध्य जो नेगेटिव स्लोप है उसको दर्शा रहा है। ठीक है, माइनस का निशान का मतलब है इन दोनों के ऋणात्मक संबंध को। तो इस प्रकार इसको कैसे लिख सकते हैं? डेल्टा y बटा डेल्टा x भी लिख सकते हैं, MUX बटे MUY भी लिख सकते हैं, या MRS XY भी लिख सकते हैं। ये आपकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर है और इसे ही इसका क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। ठीक है, तो स्लोप निकालने के लिए भी हम क्या करेंगे? वही है, स्लोप निकालते हैं तो आपको इतनी ज़्यादा गहराई में नहीं चलना।
स्लोप का कैसे निकालता है उस पर आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। ये स्लोप है MRS XY, जिसको डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और माइनस का निशान इनके ऋणात्मक निशान को दर्शाता है। इसके स्थान पर हम ये भी लिख सकते हैं MUX बटा MUY। ये ही प्रतिस्थापन की सीमांत दर है और इसे ही इसका ढाल कहते हैं। ढाल का मतलब है परिवर्तन, और परिवर्तन को कौन दर्शा रहा है? ये जो प्रतिस्थापन की सीमांत दर है। और कैसी दर है सीमांत दर? घटती हुई सीमांत दर है। कैसी दर है? घटती हुई सीमांत दर है। तो ये इसका स्लोप हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। ये कुछ और भी है। प्रतिस्थापन की घटती सीमांत दर के 3 कारण हैं। 3 कारण ये, पहला, प्रथम, एक विशेष वस्तु के लिए इच्छा पूरी तरह से संतुष्ट की जा सकती है, यानी हमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ाकर उससे संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है, और एक ऐसा बिंदु आएगा जहाँ हमारी संतुष्टि बढ़ जाएगी। और एक दूसरे की अपूर्ण प्रतिस्थापन होती है, वस्तुएं एक दूसरे के पूर्ण प्रतिस्थापन नहीं होते। अगर पूर्ण प्रतिस्थापन होती है तो हम देखते हैं एक में संतुष्टि में कमी हो रही है तो दूसरी हम उसका प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन व्यवहार में कोई एक दूसरे के प्रतिस्थापन नहीं होती है, यानी वास्तव में अपूर्ण प्रतिस्थापन ही होती है। और प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होती है? घटती हुई होती है। तो ये मुख्य रूप से कारण है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये इस प्रतिस्थापन की सीमांत दर क्या होती है, इसका सूत्र क्या हुआ, इसको आपको जानना होगा। इसका ढाल है वो क्या होगा। अब हम उन प्रश्नों पर चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न, तटस्थ वक्र पर दो सामान्य वस्तुओं के मध्य प्रतिस्थापन की सीमांत दर कैसी होती है? तो कैसी होती है? घटती हुई होती है। निम्नलिखित में से कौन सी तटस्थ वक्र की विशेषता नहीं है? मूल बिंदु के प्रति उन्नतोदर होता है। वे दाएं और नीचे की तरफ झुकते हुए होते हैं जी, नीचे की ओर झुकते हुए ऋणात्मक ढाल का होता है। वे परस्पर समानांतर होते हैं। वे दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं। समानांतर होते हैं ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरी विशेषता इसके अंदर नहीं होगी। तटस्थ वक्र दर्शाते हैं एक उपभोक्ता अक्ष व वाई वस्तु पर कितना व्यय करता है। ऊपर के भागों पर ज़्यादा चाहे गए वस्तुओं के संयोग है। हर बिंदु पर दो वस्तुओं के वे संयोग जिन पर उपभोक्ता कैसा होता है? तटस्थ होता है, यानी समान संतुष्टि मिलती है। ये सही होगा। एक उदासीनता वक्र दाईं ओर नीचे ढलुआ होता है, नीचे की तरफ ढलुआ होता है, क्योंकि एक वस्तु की अधिक मात्रा और दूसरी की कम मात्रा देता है, यानी एक मात्रा बढ़ाता है और दूसरे में क्या करता है? कमी करता है। और वो क्या देगा? वही संतुष्टि। कैसे संतुष्टि? वही संतुष्टि, समान संतुष्टि वो देता है। इसके अलावा अगले प्रश्नों पर हम चलें तो अक्ष तथा वाई वस्तु के विभिन्न संयोगों को प्रदर्शित करने वाले तटस्थ वक्र के ढाल को किस प्रकार देखते हैं? तो ये है, हमने देखा ना कि MRS XY बराबर माइनस डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स, और बराबर क्या लिख सकते हैं? MUX बटे MUY, इन सब से लिख सकते हैं। तो ये पहला इसमें सही होगा, माइनस डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स। ठीक है, जो तटस्थ वक्र मूल बिंदु से जितनी अधिक दूरी पर स्थित होगा वह मूल बिंदु से पास वाले तटस्थ वक्र की अपेक्षा अधिक संतुष्टि के स्तर को बताता है। बात सही है, यानी मैंने बताया कि जितना तटस्थ वक्र ऊंचा होगा संतुष्टि का लेवल भी उतना ही अधिक होगा। कौन से अर्थशास्त्री का नाम तटस्थ वक्र विधि के साथ नहीं जोड़ा जाता है? हिक्स भी है, एलन भी है, पेरेटो भी है, मार्शल। क्योंकि मार्शल का किसके साथ जोड़ा जाता है? गणनावाचक दृष्टिकोण के साथ जोड़ा जाता है। जो सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता को हमने पढ़ा था उसके साथ जोड़ा जाता है। अगले प्रश्न पर चलें हम कि उदासीनता वक्र विश्लेषण में एक समान संतुष्टि वाले विभिन्न संयोगों के बीच उपभोक्ता सदैव उदासीन रहता है, यानी एक तटस्थ वक्र पर जितने भी संयोग बिंदु है उन पर संतुष्टि कैसी मिलती है? समान मिलती है। तो ये इसका प्रश्न का जवाब सही होगा। फिर अगला देखें कि दो वस्तुएं पूर्णतः पूरक हो तो उनके बीच उदासीनता वक्र की आकृति कैसी होती है? पूरक की स्थिति में कैसी होती है? एल आकृति की होती है, एल आकृति का होगा वो वक्र। तो इस प्रकार हमने तटस्थ वक्र का अर्थ, उसकी विशेषता, उसके ढाल पर चर्चा की है। और यहाँ से संभवतः प्रश्न अधिकांश से पूछे जाते हैं, तो इसको वीडियो को आप एक दो बार जरूर सुनिए। और जिनने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट जरूर करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही।